जगत में सालों से राज कर रहे एक्टर आमिर खान एक जाने माने कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें लोग मिस्टर परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आमिर खान ने अपनी करियर में काफ़ी हिट फिल्में दी हैं, तो आइए जानते हैं हम उनकी जिंदगी के बारे में। चौदह मार्च 1965 को मुंबई शहर के एक छोटे से कस्बे में आमिर खान का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ताहिर हुसैन और उनकी मां का नाम जीनत हुसैन है। आमिर खान एक भाई भी है जिनका नाम फैजल खान है। आमिर खान की बहनों का नाम फरहत खान और निकत खान है। उनके परिवार के कई सदस्य फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। उनके पिता ताहिर हुसैन भी फिल्म निर्माता रह चुके हैं। उनके अंकल नासिर हुसैन निर्माता एवं निर्देशक रह चुके हैं। उनके भांजे इमरान खान ने भी अपनी किस्मत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आजमाई है, लेकिन जो सफलता आमिर खान को मिली वो इमरान खान को नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। अगर उनकी पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो आमिर खान की शुरुआती पढ़ाई जेबी पेटिस स्कूल से हुई थी। इसके बाद 8वीं कक्षा तक वे सेंट एनी हाई स्कूल में पढ़े और 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई बॉम्बे स्टैकिश स्कूल माहिम से की थी। उन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई नारसी मुजी कॉलेज से पूरी की। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे आमिर खान को 2 बच्चे हैं। लड़के का नाम जुनेद है और लड़की का नाम ईरा। रीना दत्ता से तलाक होने के बाद उनकी शादी किरण राव से हुई थी। बता दें, किरण राव से शादी ये आमिर खान की दूसरी शादी थी। आमिर खान मुख्य अभिनेता के तौर पर माने जाते हैं। मुख्य अभिनेता के तौर पर उन्होंने फिल्म कयामत से कयामत तक की शुरुआत की। ये उनकी जिंदगी की पहली फिल्म थी। शुरुआत की जो उस समय की सबसे बड़ी फिल्म हिट साबित हुई और हिट फिल्मों में से ये एक फिल्म जानी मानी फिल्म बनी। कयामत से कयामत तक के प्रमोशन के दौरान एक ऑटो वाले उनसे नाराज हो गए थे। 29 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक के रिलीज हुए आज पूरे 32 साल हो चुके हैं। ये फिल्म आमिर खान और जूही चावला की डेब्यू फिल्म थी और वो जबरदस्त हिट रही और रातों रात इंडस्ट्री को मिल गए 2 सुपरस्टार। जितनी ये फिल्म दिलचस्प थी, उतनी ही दिलचस्प उनकी इस फिल्म के पीछे प्रमोशन थी। उस वक्त आमिर खान को कोई नहीं जानता था। आमिर खान एक अननोन पर्सन की तरह जिंदगी जीते थे। ना उनकी कोई फैन फॉलोइंग थी, ना उनकी अब तक कोई फिल्में प्रमोट हुई थी। आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक वो उनकी जिंदगी की वो फिल्म बनी जिसके बाद उनको एक नया स्टारडम मिला। तब आमिर खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी फिल्मों के पोस्टर मुंबई के ऑटो पर चिपकाते थे। इन पोस्टर में आमिर खान की पहली फिल्म का जिक्र तो होता ही था, लेकिन हर पोस्टर पे एक अजीबोगरीब लाइन लिखी होती थी। वो लाइन लिखी होती थी, हु इज आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। मतलब आमिर खान कौन है, अपने पड़ोस की लड़की से पूछिए। तब आमिर खान खुद ऑटो वालों से रिक्वेस्ट किया करते थे कि प्लीज ये पोस्टर वो अपने ऑटो पर लगवाएं। उनमें से कुछ ऑटो वाले तो मान जाते थे, लेकिन कुछ ऑटो वाले मना कर देते। इनमें से एक ऑटो वाले ने तो आमिर खान के साथ झगड़ा भी किया और वो ऑटो वाला आमिर खान के ऊपर नाराज हो गया। दरअसल यूं हुआ कि आमिर खान कयामत से कयामत तक में अपने को स्टार राजेंद्र नाथ जोशी के साथ मिलकर पोस्टर लगवा रहे थे कि ऑटो वाले इस बात से नाराज हो गया और वो अपने ऑटो पर पोस्टर लगाने से मना कर दिया। काफी देर
समझाने के बाद वो ऑटो वाला शांत हुआ। लेकिन कुछ भी हो, आमिर खान का ये आइडिया कमाल का था और इस आइडिया ने काम कर दिया और इस फिल्म से ऐसे छा गए कि हमें खुद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो आज किस मुकाम पर है। और अब इस फिल्म के साथ साथ आमिर और जूही को इंडस्ट्री में 32 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद उनकी फिल्म दिल रिलीज हुई। दिल बॉलीवुड फिल्म की एक नाट्य प्रेम कहानी फिल्मों में से एक मानी जाती है। आपको बता दें, 1990 में उसी दिन प्रदर्शित हुई थी जिस दिन घायल रिलीज हुई थी। आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और सईद जाफरी प्रमुख कलाकार हैं। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संगीत आनंद मिलिंद ने दिया था। जारी होने पर फिल्म सुपर हिट रही थी और इसने फिल्म फेयर पुरस्कार में कई नामांकन के साथ एक पुरस्कार अर्जित किया था। ये फिल्म गीतकार समीर के लिए भी अपार सफलता साबित हुई थी। इस फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म में हजारी प्रसाद यानी कि अनुपम खेर एक कंजूस और लालची किस्म का आदमी बताया गया है, जो दिन रात अपने इकलौते बेटे राजा मतलब आमिर खान के लिए किसी धनी और अमीर लड़की का सपना देखते रहते हैं। राजा की दिलचस्पी केवल अपने पिता के पैसे महंगी पार्टियों में खर्च करने में होती है। एक दिन कॉलेज जाते वक्त निकट से गुजर रही एक जीप राजा पर कीचड़ उछाल जाती है। जीप चलने वाली मधु मतलब माधुरी दीक्षित का एटीट्यूड राजा को नागवार गुजरता है। राजा अंधा होने का ढोंग कर मधु को बेवकूफ बनाता है। जब असलियत खुलती है तो उसकी नकल करता है। दोनों इसके साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मनी काफी समय तक चलती है और वो एक दूसरे के मजा चखाने के पीछे लगे रहते हैं कि किस तरह एक दूसरे को वो मजा चखा सके। इसके बाद राजा मधु को डांस रिहर्सल के दौरान अपने प्रयास से गिरा देता है। उसके बाद मधु उसको कॉलेज के चैंपियन बॉक्सर से लड़ने के लिए मजबूर करती है। उस घूसेबाजी के संग्राम में राजा जीत जाता है। उधर लड़की ढूंढते ढूंढते हजारी प्रसाद को अभ्यास होता है कि उसकी रद्दी और कबाड़ का धंधा राजा के भव्य शादी में आड़ ला रहा है। एक दिन महंगे होटल में ब्रह्मण के दौरान उसका सामना एक करोड़पति मिस्टर मेहरा मतलब सईद जाफरी से हो जाता है, जिसकी सिर्फ एक ही लड़की होती है। वो अपने पिता की एकलौती एक लड़की होती है। हजारी भाड़े के कलाकार लेकर अपने स्टाफ के तौर पर भर्ती कर लेता है। मेहरा की तरह वो भी दो बड़े से कुत्ते लेकर सुबह सुबह समंदर के किनारे दौड़ने लगता है और सुबह सुबह दो बड़े कुत्ते लेकर समंदर के किनारे दौड़ते हुए वो अपने आप को इस आशा में दौड़ाता है कि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। मेहरा के साथ साथ घूमते हुए वो भी भिखारियों को बहुत से नकली रुपये लौटाता है। जल्द ही वो मेहरा का दोस्त बन जाता है। मेहरा और हजारी अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान होते हैं। वो एक दूसरे से हमेशा अपने बच्चों की शादियों के बारे में जिक्र किया करते हैं। एक दिन मेहरा और हजारी अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करने को तैयार हो जाते हैं। जब राजा अपनी होने वाली बीवी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की मधु ही है। मधु जो इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का किरदार कर रही है। मधु और राजा शादी की संभावना से ही इनकार कर देते हैं। मधु ने एक सप्ताह कॉलेज के टूर पर बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी जब उसने राजा पर बलात्कार करने की कोशिश का झूठा आरोप लगा दिया था। राजा क्रोधित होता है कि उस प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है और उसे बेईमानी और विचारहीनता
के लिए दंडित करता है, ये बताते हुए कि कई लोग अपना बदला लेते हैं, लेकिन राजा उन सबसे अलग था। राजा उन सबसे अलग था। राजा चाहता तो वो मधु से बदला ले सकता था, लेकिन उसने मधु से बदला नहीं लिया, बल्कि मधु को तुरंत माफ कर दिया। मधु को तुरंत माफ करने की वजह से मधु तुरंत राजा के साथ प्यार में पड़ जाती है। सगाई की पार्टी में श्री मेहरा को हजारी की सच्चाई का पता चलता है और उसकी परिस्थितियों के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होती है। आग्रह होकर वो हजारी को सबके सामने अपमानित करता है। हजारी बहुत ज्यादा बुरा मानता है। राजा और मधु को एक दूसरे को फिर से मिलने के लिए उनके माता पिता द्वारा मना कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वो ना अब उनसे मिले और ना ही कहीं घूमने फिरने जाए। अब उनके मेल मिलाप में आड़ अड़चन पैदा हो जाती है, लेकिन फिर भी दोनों गुप्त रूप से मिलते रहते हैं। जब श्री मेहरा ने इसका पता लगाया तो उन्होंने राजा को कुछ ठगों के द्वारा पीटने की व्यवस्था की। वह मधु को दूर भेजने का फैसला करते हैं, जहां वो राजा से संपर्क नहीं कर पाएंगी। ऐसा करने से पहले राजा मधु के घर में घुस जाता है और दोनों वही विवाह कर लेते हैं। श्री मेहरा ने मधु को घर से निकाल दिया था और घोषित किया था कि वो अब ना वो उसके घर आए और ना वो उसे बाप कहकर पुकारे। श्री मेहरा ने मधु को घर से निकालकर ये घोषित कर दिया था कि अब मधु उनके लिए मर चुकी है। हजारी ने भी राजा को अस्वीकार कर ही दिया। जब उन्हें पता चला कि उसने उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी से विवाह कर लिया है, फिर जोड़ा एक छोटी सी झोपड़ी में चला जाता है और राजा को एक निर्माण मजदूर के तौर पर काम मिल जाता है। अपनी गरीबी और गुर्बत के बावजूद वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा और ना कोई मारपीट। वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। निर्माण स्थल पर राजा को गंभीर रूप से चोट लग जाती है। मधु आपातकालीन ऑपरेशन के भुगतान करने के लिए पैसे के लिए उसके पिता से प्रार्थना करती है। हजारी सहमत हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब वो अपने सुहाग को भूल जाए। वो अपने मंगलसूत्र को हटा देती है और निराश में अपने पिता के घर लौट जाती है। जब राजा ठीक हो जाता है तो हजारी उसे बताता है कि मधु अपने पिता के पास लौट गई है और अस्पताल में कभी वो आई नहीं थी और उसे मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया था, ये मानते हुए कि मधु ने उसे विलासिता के जीवन में लौटने के लिए छोड़ दिया था। राजा अपने माता पिता के पास लौट आता है। बाद में उसे अपनी माँ से पता चलता है कि मधु उसके पिता से ब्लैकमेल की वजह से अस्पताल में नहीं आई थी। वो अपने पिता को बहुत झिड़क देता है और मधु को विमान से लंदन जाने से रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन हवाई जहाज पहले ही चल जाता है। उसके पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और सौभाग्य से वो मधु को विमान लेने से रोक लेते हैं। दोनों के माता पिता की सुलह हो जाती है और सब खुशहाल जीवन पाने में कामयाब रह जाते हैं। दिल फिल्म की कामयाबी के बाद आमिर खान ने दिल है कि मानता नहीं में काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। आपको बता दें कि दिल है कि मानता नहीं 1991 में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की एक हास्य प्रेम कहानी फिल्म है। ये गुलशन कुमार द्वारा निर्माणित की गई थी और पूजा भट्ट के प्रमुख भूमिका वाली पहली फिल्म थी। आमिर खान द्वारा प्रमुख पुरुष भूमिका निभाई गई थी। अनुपम खेर, वीरेंद्र सक्सेना और टीकू तलसानिया द्वारा सहायिका भूमिका निभाई गई थी, जबकि दीपक तिजोरिया ने विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई थी। पूजा धर्मचंद मतलब पूजा भट्ट एक स्मद्र
समृद्ध बॉम्बे शिपिंग टाइकून सेठ धर्मचंद मतलब अनुपम खेर की पुत्री है। वो फिल्म स्टार दीपक कुमार यानी कि समीर चित्र के साथ प्यार में है, लेकिन उनके पिता से उसका प्रेम को अस्वीकार करते हैं। एक रात पूजा अपने पिता की नौका से नकली निकलती है और दीपक के साथ रहने के लिए बेंगलोर की बस में बैठ जाती है। वो वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है। इस बीच सेठ धर्मचंद देखते हैं कि उनकी बेटी भाग गई है। उसे ढूंढने के लिए वो निजी जासूस भेजते हैं। बस पर पूजा रघु जेटली मतलब आमिर खान से मिलती है, जो कि एक पत्रकार है जिसने अपना काम खो दिया है और अब वो बेरोजगार है और वो एक रोजगार की तलाश में कहीं जा रहा है। वो उस पर एक विशेष कहानी के बदले में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। ये उसके डूबते हुए करियर को पुनर्जीवित करेगा। पूजा को उसकी मांगों से सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो उसके पिता को उसके ठिकानों के बारे में बताने की धमकी देता है। दोनों की बस छूट जाती है। फिर रघु और पूजा विभिन्न रोमांचों के माध्यम से गुजरते हैं और खुद को एक दूसरे के साथ प्यार में पाते हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा रचित है। गीत समीर और फैज अनवर द्वारा लिखे गए हैं। सह गायक कुमार सानू, अभिजीत, बाबा मेहता और देवशीत दास गुप्ता के साथ सभी गीत अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए गए हैं। दिल है के मानता नहीं और दिल और कयामत से कयामत के अपार सफलता के बाद आमिर खान ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम जो जीता वही सिकंदर था। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो उसकी कहानी कुछ यूं है कि 1992 में बनी खेल पर आधारित हिंदी भाषा की फिल्म है। जो जीता वही सिकंदर एक बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसका निर्देशन मंसूर खान और निर्माण नासिर हुसैन ने किया था। फिल्म में आमिर खान, आयशा जुल्फा, दीपक तिजोरिया, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है। संगीत जतिन ललित ने दिया था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। ये फिल्म देहरादून, भारत में स्थापित है। फिल्म शहर के विभिन्न कॉलेज के विवरण के साथ खुली थी है। राजपूत कॉलेज में समृद्ध पृष्ठभूमि के छात्र हैं। इसके विपरीत मॉडल कॉलेज में गरीब स्थानीय परिवार के छात्र हैं। अन्य कॉलेजों में जेवियर्स कॉलेज और केमिस कॉलेज शामिल है। केमिस कॉलेज केवल लड़कियों का कॉलेज है, जहां दूसरे कॉलेज के छात्र लड़कियों को लुभाने की कोशिश करते हैं। शहर का मुख्य आकर्षण वार्षिक मैराथन साइकिल दौड़ है, जिसमें सभी कॉलेज भाग लेते हैं। फिल्म की शुरुआत में मॉडल कॉलेज के रतनलाल शर्मा मतलब मामिक सिंह और राजपूत कॉलेज के शेखर मल्होत्रा मतलब दीपक तिजोरिया के बीच दौड़ होती है, जिसे रतन कम गुणवत्ता के साइकिल के कारण हार जाता है। दौड़ के बाद दोनों को उनके संबंधित स्कूलों द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिसे शेखर बेअदब और अहंकार हो जाता है। संजू मतलब आमिर खान रतन का छोटा भाई होता है और रतन जैसी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। वो एक लापरवाह नौजवान होता है जो खुदगर्ज और हमेशा दूसरों पर टाल मटोल करने वाला इंसान होता है। हमेशा अपने पिता रामलाल मतलब कुलभूषण खरबंदा के साथ परेशानियों में रहता है, जो चाहते हैं कि वो अधिक परिपक्व रूप से कार्य करे और रतन की तरह जिम्मेदार हो। संजू और उसके छोटी टोली में अंजलि
मतलब आयशा जुल्का जो संजू को पसंद करती है शामिल होती है। अंजलि और उसके पिता वाहन की मरम्मत की दुकान चलाते हैं और अंजलि के पिता अपनी बेटी को संजू से दूर रहने के लिए बार बार उकसाते हैं और बार बार उसे दूर रहने की धमकी देते हैं। रामलाल और उनका परिवार एक छोटा सा कैफे चलाते हैं जो अधिकांश कॉलेज के छात्रों के लिए अड्डा है। रतन और उसके पिता को अपमानित करने के शेखर के प्रयासों के कारण संजू और शेखर के बीच कई हाथापाई होती है। उनके बीच कई बार लड़ाई झगड़ा होता है। एक नई लड़की देविका मतलब पूजा बेदी तुरंत संजू और शेखर दोनों को पसंद आ जाती है। शुरुआत में वो शेखर की ओर होती है, लेकिन संजू उसे अमीर और जेवियर स्कूल से छात्र होने का बताता है। संजू का झूठ का आखिरकार खुलासा हो जाता है जब देविका उसे नृत्य प्रतियोगिता के दौरान मॉडल कॉलेज समूह में नृत्य करते दिखती है। शो के बाद संजू और देविका ने उस शाम को रिश्ता तोड़ दिया था और संजू शेखर के दोस्तों के साथ लड़ता है। रामलाल संजू से पैसे जमा करने के लिए बारे में पूछता है जिन्हें उसे बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। अगली सुबह रामलाल शहर जाता है। रतन संजू को बताता है कि पिताजी ने उसे क्षमा कर दिया है और उसे घर लौटने के लिए कहा है, जिसने संजू ने अनदेखा करने की कोशिश की थी। रतन और शेखर के बीच एक बहस और लड़ाई होती है। इससे रतन गलती से खाई में गिर जाता है। रतन अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जबकि संजू अपने पिता के साथ मेल मिलाप करते रहता है। रतन के अस्पताल में होते हुए संजू अधिक जिम्मेदार हो गया था और अपने पिता और भाई की देखभाल करने लगा था। उसने फैसला किया कि वो अंजलि की मदद से दौड़ में भाग लेगा और रतन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। अपने प्रशिक्षण के दौरान संजू ने अंजलि को उसकी वास्तविक भावनाओं को महसूस किया। दौड़ से एक दिन पहले संजू को दुर्घटना के असली कारण के बारे में पता चला और रतन से बहस करता है, जो उसे बताता है कि उसने दुर्घटना के बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि संजू जिम्मेदार और उन सभी के करीब हो गया था। रतन ने संजू से दौड़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा अगर वो वास्तव में अपने भाई से रतन से प्यार करता है। अपने नई साइकिल के साथ संजू दौड़ में भाग लेता है। दौड़ में संजू और शेखर दोनों बराबरी पर होते हैं। बीच में कहीं संजू और शेखर और उसके दोस्तों के बीच हाथापाई भी हो जाती है। इसके दौरान अन्य साइकिल चालक आगे पहुंच जाते हैं और शेखर वापस अपने दोस्तों के साथ संजू को पकड़कर वापस आगे पहुंच जाता है। संजू शेखर के दोस्तों से मुक्त हो जाता है और दौड़ में शामिल हो जाता है। दौड़ के आखिरी अंतराल में वो शेखर को समापन क्षणों में मात दे देता है, जिससे मॉडल कॉलेज, उसके पिता और भाई को उनकी लंबे समय से प्रतीक्षा जीत मिल जाती है। अपने लाइफ में सफल फिल्मों की लाइन पे लाइन देने के बाद आमिर खान को सबसे बेहतरीन आई जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम अंदाज अपना अपना के नाम से मशहूर है। अंदाज अपना अपना 1994 की हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें प्रमुख भूमिकाओं में सलमान खान, आमिर खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और परेश रावल है। महमूद गोविंदा और जूही चावला ने अतिथि उपस्थिति दर्ज की है। फिल्म 4 नवंबर 1994 को रिलीज हुई थी। फिल्म अपने समय में फ्लॉप हुई थी।
वो उस समय काफ़ी चल नहीं पाई और दर्शकों ने भी उसे कुछ खास प्यार नहीं दिया, लेकिन अब इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और ऐतिहासिक छाप वाली फिल्म माना जाता है। ये फिल्म की एक छोटी सी कहानी और एक छोटी सी झलक मैं आपको बताऊं कि भोपाल के दो लड़के हैं। अमर मतलब कि फिल्म में बताया गया आमिर खान, और प्रेम फिल्म में बताया गया सलमान खान। दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मगर दोनों में एक बात सामान्य है, दोनों बेकार, निकट्टू और गैर जिम्मेदार हैं। दोनों के बाप उन दोनों से बेहद परेशान रहते हैं। इस बीच अखबार में एक खबर छपती है कि लंदन में रहने वाली NRI करोड़पति राम गोपाल बजाज की एकलौती बेटी रवीना बजाज अपने लिए योग्य दूल्हे की तलाश में भारत आई है और ऊटी में रुकी है। अमर और प्रेम दोनों रवीना से शादी करने के लिए इच्छा जताते हैं और इसी इच्छा से वो ऊटी चले जाते हैं। इसी बीच दोनों में दोस्ती और दुश्मनी की परिस्थितियां हो जाती हैं और कुछ चुटीले दृश्य बनते हैं। इसी दौरान अमर प्रेम दोनों अपनी अपने जीवन परिस्थितियों को तो पाते ही है, राम गोपाल बजाज की संपत्ति के पीछे पड़े कुछ अपराधियों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। इन अपराधियों में सबसे प्रमुख तेजा उर्फ श्याम गोपाल बजाज मतलब के परेश रावल और क्राइम मास्टर गोगो, जिसमें शक्ति कपूर को बताया गया है, जो प्रसिद्ध अपराधी मोगेम्बो को का रोल करते हैं। वे रवीना के घर में डेरा डालने का फैसला करते हैं। अमर ने एक ऐसे व्यक्ति होने का नाटक किया जिसने रवीना मतलब कि रवीना टंडन द्वारा मारे जाने से अपनी याददाश्त खो दी है, जबकि प्रेम डॉक्टर होने का नाटक करता है। लड़कों को नहीं पता था कि रवीना की सचिव करिश्मा, फिल्म में दिखाया गया करिश्मा कपूर असली रवीना है और रवीना का वास्तविक नाम करिश्मा है। रवीना ने अपनी पहचान बदल दी थी क्योंकि वो ऐसा लड़का ढूंढना चाहती थी जो इससे प्यार करे, ना कि उसके पैसों से और उसकी गाड़ी बंगलों से प्यार करे। राम गोपाल बजाज का जुड़वा भाई श्याम गोपाल बजाज उर्फ तेजा मतलब परेश रावल एक अपराधी है जिसने क्राइम मास्टर गोगो से बहुत पैसे लिया है। तेजा को अपने भाई का अपहरण करके और खुद को राम के रूप में प्रस्तुत करके धन इकट्ठा करने की उम्मीद है। उसने घर में अपनी आदमियों रॉबर्ट मतलब विजू खोटे और भल्ला मतलब शहजाद खान को लगाया है। राम भारत में आता है और तेजा हीरो में प्रवृत्त राम के पैसों चोरी करने की योजना बनाता है। यहाँ राम अमर और प्रेम विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। दोनों नकली अपहरण की योजना बनाते हैं जहाँ वे वीरतापूर्वक राम का बचाव करेंगे। तेजा ने भी राम का अपहरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बात से वो अनजान होता है। राम को अपहरण करने में तेजा सफल हो जाता है और आमिर खान और सलमान खान मतलब ये दोनों लड़के राम को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तेजा उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो राम है और राम के घर में प्रवेश कर चुका है। प्रारंभ में किसी को भी किसी चीज पर संदेह नहीं होता, लेकिन लड़कियों को जल्द ही शक हो जाता है। लड़के भी लड़कियों की असली पहचान जान जाते हैं। वास्तविक रवीना से प्रेम प्यार में पड़ जाता है, जबकि अमर असली करिश्मा से प्यार करने लगता है। लड़कियां लड़कों को अपने संदेह के बारे में बताती है। लड़के तेजा का पीछा करते हैं और जल्द ही सच पता लगा लेते हैं।
यहाँ राम तेजा को चकमा दे देता है और जेल से बच निकलता है। हालांकि लड़कों ने उसे तेजा समझ लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम को फिर से कैद किया जाता है। अब अमर और प्रेम के साथ, हालांकि अमर और प्रेम रॉबर्ट और भल्ला को विश्वास दिलाने में सफल रहते हैं कि वो वास्तव में तेजा है। रॉबर्ट और भल्ला के साथ लड़के तेजा को रोकते हैं। हालांकि रवीना और करिश्मा के साथ राम का अपहरण कर लिया जाता है। अंत गोगो के अड्डों में होता है, जहां लड़के राम के साथ स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। वहां प्रत्येक खलनायक का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। हालांकि लड़कों की चतुराई के कारण पुलिस ने गोगो के अड्डों पर हमला कर दिया था। इस प्रकरण से सभी अपराधियों को घेर लिया जाता है। आखिरकार राम ने करिश्मा और रवीना की प्रेम और अमर से शादी करने का फैसला कर लिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इसके बाद उनके जीवन में कई सारी फिल्में आई, जिसमें से एक फिल्म रंगीला थी। आपको बता दें, रंगीला 1995 में बनी थी। यह हिंदी भाषा की हास्य प्रेम कहानी फिल्म है। ये राम गोपाल वर्मा द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्माणित है। इसमें आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। ये फिल्म AR रहमान की पहली हिंदी फिल्म थी, जिसमें मूल पावर संगीत और साउंड ट्रैक दिया था, क्योंकि उनके पिछले जारी हिंदी गीत उनकी तमिल फिल्मों के डब संस्करण थे। ये फिल्म आलोचनात्मक और वाणिज्यिक सफल थी और इसने अगले वर्ष कई फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें इस फिल्म में मुन्ना, जिसमें आमिर खान का नाम रखा गया है। मुन्ना नाम के सड़क छाप अनाथ की किसी तरह सज्जन लोगों के बच्चों से मित्रता हो जाती है। उनमें से एक लड़की मिली, मतलब उर्मिला मातोंडकर, जल्द ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। दोनों मुंबई फिल्म उद्योग की तरफ आकर्षित है। मिली को एक्स्ट्रा के रूप में फिल्म में काम करने मिलने लगता है, जबकि मुन्ना ब्लैक मार्केट में फिल्म टिकट बेचकर अपनी आजीविका कमाता है। मिली का प्रमुख अभिनेत्री बनने का सपना है। उसकी किस्मत तब साथ देती है जब उसे नाचते हुए देख एक फिल्म स्टार का ध्यान जाता है। यह अभिनेता राजकमल, मतलब जैकी श्रॉफ, उसे रंगीला नामक आगमनी फिल्म में नायिका की भूमिका के लिए ऑडिशन देने की व्यवस्था करता है। मिली की कामयाबी और कमियों से उसका रोल उससे जाता जाता रह जाता है, लेकिन मुन्ना और राज उसकी भूमिका पाने में मदद करते हैं। राज और मुन्ना दोनों ही मिली को चाहने लगते हैं, लेकिन मिली फिल्म में इतनी व्यस्त होती है कि उसका ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता। वो फिल्मांकन के दौरान राज के साथ बहुत समय बिताती है। मुन्ना मिली को ये बताने के लिए कई बार कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे ये कह नहीं पाता और उसे प्यार का इजहार नहीं कर पाता। या तो वो हिचकिचाता है या राज रास्ते में आ जाता है। आखिरकार अपने को छोटा महसूस कर रहा मुन्ना मिली के राज के लिए छोड़ने का फैसला कर लेता है। हालांकि मामला हल नहीं होता, क्योंकि मिली फिल्म की रिलीज के समय
ये सब जान जाती है। वो राज से मुन्ना को खोजने में मदद करने के लिए कहती है। राज को महसूस होता है कि मिली मुन्ना से प्यार करती है। मिली मुन्ना को बीच रास्ते में रोकती है। गलतफहमी खत्म हो जाती है और प्रेमी एकजुट हो जाते हैं। रंगीला फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इसके बाद आमिर खान की आई फिल्म राजा हिंदुस्तान रिलीज हुई। राजा हिंदुस्तानी 1996 में बनी। ये धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की एक प्रेम कहानी फिल्म थी। आमिर खान और करिश्मा कपूर द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। 15 नवंबर 1996 को जारी ये फिल्म 1965 की जब जब फूल खिले की रीमेक थी, जिसमें शशि कपूर और नंदा कलाकार है। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा दिया गया था, जिसमें समीर के बोल थे। जारी होने के बाद ये वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसने 7 स्टार स्क्रीन पुरस्कार सहित 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। राजा हिंदुस्तानी मतलब कि आमिर खान एक युवा व्यक्ति है जो टैक्सी चालक और पर्यटक गाइड के रूप में काम करते हैं। आरती सहगल मतलब करिश्मा कपूर एक अमीर लड़की है जो अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। श्री सहगल मतलब सुरेश ओबेरॉय अपनी पुत्री आरती और उसकी सौतीली माँ शालिनी मतलब कि अर्चना पूरन सिंह के साथ एक भव्य महल में घर में रहते हैं। आरती अपनी मृत माँ की यादों को खोजने के लिए पालनखेत नाम के एक छोटे से पहाड़ी शहर में छुट्टी के लिए जाने का फैसला करती है। आगमन पर उसे पता चलता है कि उसके पास हवाई अड्डे से पालनखेत तक की कोई परिवहन नहीं है, इसलिए वो इकलौते उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी मतलब कि आमिर खान की सेवाएं लेती है। पालनखेत में आरती और राजा रहने के दौरान घुल मिल जाते हैं और आखिरकार प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन आरती के पिता पालनखेत आते हैं और उनको उनके साथ घर में चलने को कहते हैं। आरती अपने पिता को राजा के बारे में बताती है, लेकिन श्री सहगल रिश्ते से इनकार कर देते हैं। आरती राजा को चुनती है, लेकिन अपने पिता से आशीर्वाद मांगती है। उसके पिता अपना आशीर्वाद दिए बिना मुंबई वापस रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद श्री सहगल अपनी बेटी को माफ कर देते हैं और पालनखेत में जाते हैं। वहां वो अपनी बेटी और दामाद को एक नए घर देते हैं। राजा घर में रहने से इनकार कर देता है क्योंकि वो इसे उपहार के रूप में नहीं देखता था, बल्कि दान के रूप में देखता था, क्योंकि वो गरीब है और श्री सहगल समृद्ध है। शालिनी उसके भाई स्वराज मतलब प्रमोद और उनके भतीजे जय मोहिनी बहल श्री सहगल की संपत्तियों का पूरा नियंत्रण पाने के लिए इस संघर्ष का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दे, राजा हिंदुस्तानी फिल्म की कामयाबी के बाद उनकी फिल्म गुलाम फिल्म ने मानो दर्शकों का दिल जीत लिया था। आपको बता दें कि गुलाम 1998 में हिंदी भाषा में एक नाट्य फिल्म से रिलीज हुई। इसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया और मुख्य भूमिकाओं में आमिर खान, रानी मुखर्जी और दीपक तिजोरिया है। गुलाम का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन माध्यम रहा, इसका संगीत मशहूर रहा और आती है क्या खंडाला विशेष रूप से लोकप्रिय रहा। सिद्धार्थ मतलब आमिर खान एक शौकिया मुक्केबाज है जो काम नहीं करता है और उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बेहद पसंद है। वह और उसका बड़ा भाई जय मतलब के रजत कपूर
एक आपराधिक डॉन रौनक सिंह उर्फ रोनी के लिए काम करते हैं। लोगों में डर पैदा करके रौनक इस क्षेत्र पर हावी है और आसपास के क्षेत्र पर शासन करता है। वो व्यापारियों को आंतिक करता है और हफ्ता मांगता है। एक बच्चे के रूप में सिद्धार्थ ने अपने पिता एक स्वतंत्र सेनानी को आदर्श माना था। उसने उन्हें पुराने परिचितों से मिलने के बाद श्रम में आत्महत्या करते हुए देखा था। सिद्धार्थ एक मोटरसाइकिल गिरोह की सदस्य अलीशा मतलब के रानी मुखर्जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता हरि से मिलता है। फिल्म सिद्धार्थ के अलीशा के साथ रोमांस और उसके सुधार की कहानी बताती है। एकमात्र आदमी जो रौनक के खिलाफ बात करने का फैसला करता है वो होता है सिद्धार्थ की प्रेमिका अलीशा का भाई हरि। जब रौनक को पता चलता है कि हरि उसके खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत में जा रहा है तो वो उसे मार देता है। सिद्धार्थ इस अपराध का चश्मदीद गवाह होता है। सिद्धार्थ ने अपने ऊपर अपने भाई के जीवन को खतरे में डालकर कानूनी कार्रवाई शुरू करके रौनक को कैद कराने का फैसला करा था। गुलाम फिल्म के सक्सेस और आमिर खान के चमकते सितारों के बीच उनकी फिल्म सरफरोश ने मानो उनके फैन में जोश भर दिया था। अगर सरफरोश फिल्म की बात की जाए तो 1999 में बनी निर्देशक, निर्माता एवं लेखक जॉन मैथ्यू माथन की एक्शन थ्रिलर आधारित हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में नसरुद्दीन शाह, आमिर खान एवं सोनाली बिंद्रे मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की पटकथा एवं विषय वस्तु के निर्माण के लिए निर्देशक मैथ्यू वर्ष 1992 से ही गहन शोध में कार्यरत रहे। फिर 7 वर्ष बाद सन 1999 में फिल्म तब रिलीज हुई जब भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध का संघर्ष चल रहा था। फिल्म का विषय भी एक बहादुर भारतीय पुलिस ऑफिसर और सीमा घुसपैठ के गुप्त अभियान पर केंद्रित है। फिल्म की सकारात्मक समीक्षा के साथ व्यावसायिक रूप से भी काफी सफल रही। फिल्म का दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी पूर्व निर्माण हुआ है, जिसमें से कन्नड़ संस्करण और सत्यमेव जयते अभिनीत देवराज तथा तेलुगु संस्करण में आश्रम 2006 अभिनीत और एवं अनुष्का शेट्टी प्रमुख है। गुलफाम से भी मिलता है जो आस्थीय तौर पर अपने पूर्वज के लिए किले में ठहरता है, बाहिर के नजदीकी क्षेत्र में है। गुलफाम राजनीतिक हितों के लिए इस निरीक्षण को किसी भी तरह स्थगित करने की कोशिश करता है और अजय को इस इन्वेस्टिगेशन से हटाने के लिए जानलेवा हमले का आदेश भी देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखता, ना कि कोई सक्सेस उनको दिखाई देता है। दोबारा नाकामयाबी मिलने से गुलफाम को पाकिस्तान इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अफसर मेजर असलग बेग की नाराजगी सुननी पड़ती है, जो इस पूरे व्यवसाय की खबर रखते हैं। वही अजय काफी सारी जानकारियां जुटा लेता है और जिन सूत्रों से संबंधित संदिग्ध शख्स गुलफाम को वो ढूंढ रहा है वो सिरा उसे नजर नहीं आ रहा था। आखिर में इन्वेस्टिगेशन टीम को एक हमले का अभियान को हथियारों द्वारा खत्म करने का अवसर मिलता है और मिर्ची सेठ के अवैध कारोबार को तबाह कर देते हैं। उसका पीछा करते हुए वे सब गुलफाम की हवेली पहुंच जाते हैं। वही अजय को गुलफाम के अब तक के दिए हुए धोखे का एहसास होता है।
और वो जानता है कि पुख्ता प्रमाण के अनुभव में गुलफाम को आरोपी सिद्ध नहीं कर सकता। इसके लिए वो उसको उकसाने की तरकीब लगाता है और गुलफाम को चाल में फंसाते हुए बेग को गोली मरवाकर उसे गिरफ्तार करवाता है। गुलफाम इन सब की वजह से विभाजन से उपजे कड़वाहट को दोष देता है, जिसके चलते उसे ये सब किया। उसके इस प्रतिशोध पर अजय उसे समझाता है कि उसका फर्ज किसी के हित न होकर सभी मजहबों की हिफाजत करने को कहता है। इससे पहले कि अजय राह में उसकी गलत हरकत जान पाता, गुलफाम अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी से आहत खुदकुशी कर लेता है। गुलफाम के आत्महत्या पर सभी स्तब्ध हो जाते हैं और अंत में अजय अपनी टीम के साथ इस आतंकवादी गिरोह को खत्म करने की कामयाबी में मुंबई लौटता है। वही मुंबई एयरपोर्ट पर सलीम को उसके मुखबिर के जरिए वीरेन के गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और अजय इस नई अभियान पर अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। आपको बता दे, सरफरोश फिल्म ने मानो आमिर खान को एक 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसी के बाद उनकी अगली फिल्म लगान ने अब उनके कदम बॉलीवुड में जमा दिए थे। अगर लगान फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी, जो कि एक हिंदी फिल्म थी। ये फिल्म आशुतोष गौरीकर की मूल कथा पर आधारित है, जिसका उन्होंने दिग्दर्शन किया। आमिर खान इसके सह निर्माता होने के अलावा मुख्य अभिनेता भी है। साथ में ग्रेसी सिंह, रचेल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न नाम पात्र भी है। फिल्म रानी विक्टोरिया के ब्रिटानी राज्य की एक सूखा पीड़ित गांव के किसानों पर कठोर ब्रिटानी लगान की कहानी दर्शाती है। जब किसान लगान कम करने की मांग करते हैं, तब ब्रिटानी अफसर एक प्रस्ताव देते हैं। अगर क्रिकेट के खेल में उनको गांव वासियों ने पराजित किया तो वो उनका लगान माफ कर देंगे। बाद में वो गांव भी छोड़कर चले जाएंगे। इस फिल्म की समालोचनात्मक सराहना के अलावा इसको कई देसी और विदेशी पुरस्कार भी मिले हैं। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। तीसरे दिन गांव के वेद ईश्वर काका ने और इस्माइल ने भुवन का साथ दिया। इस्माइल को तो पिछले दिन चोट लगी थी। बहुत जवाबदारी से दोनों ने बल्लेबाजी की। दोनों रन आउट हो गए। अब कचरा ने बल्लेबाजी संभाली थी। भुवन ने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बल्लेबाजी संभाले और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए रन बनाए। आखिरकार गेंद पर कचरे को 6 रनों की जरूरत पड़ी, मगर वो एक ही रन ले पाया। उन्हें लगा कि गांव वाले हार चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक से अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल का इशारा दे दिया। अब एक और गेंद का सामना भुवन ने झेला। भुवन ने छक्का मारा और गांव मुकाबला जीत गया और साथ ही बरसात भी शुरू हो गई। दोस्तों, ये उस जमाने की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह रोते रोते भुवन और गांव के लोग उससे विदाई देते हैं। फिल्म के अंत में एक क्षण ये बताती है कि कैप्टन रॉसर की बदली अफ्रीका हो जाती है और एलिजाबेथ सारी जिंदगी स्वयं को भुवन की राधा मांगकर कुंवारी ही गुजार देती है। भुवन और गौरी का विवाह हो जाता है। लगान फिल्म के सक्सेस और आमिर खान की किस्मत ने उसको इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि अब वो एक सुपरस्टार बन चुके थे। आपको बता दें
कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनी हुई थी। लगान फिल्म के अपार सफलता के बाद उनकी फिल्म आई दिल चाहता है 2001 में फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित की गई हिंदी फिल्म। ये एक फिल्म नाट्य हास्य फिल्म है। आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और हीरोइन के तौर पर जानी जाती प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिम्पल कापाडिया फिल्म में काम करते हैं। फरहान अख्तर द्वारा लिखित और निर्देशित पहली फिल्म है। 2001 में फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। फिल्म तीन दोस्तों की कहानी को दर्शाता है, कैसे तीन युवक उम्र के साथ जिम्मेदारी समझते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार समीर मतलब के सैफ अली खान और सिद्धार्थ मतलब के अक्षय खन्ना और आकाश मतलब के अक्षय आमिर खान हैं। आकाश प्रेम की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। समीर बेहद रोमांटिक लेकिन भ्रमित लड़का है। जब भी वो किसी लड़की की ओर आकर्षित होता है तो वो ये सोचता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। पेशे से कलाकार और तीनों में से सबसे पृथ्वी सिद्धार्थ रोमांस में रुचि नहीं रखता और अपने काम के प्रति बहुत गंभीर होता है। आकाश जो अपने निजी जीवन में बेअदब आदमी है, जल्दबाजी में शालिनी मतलब कि प्रीति जिंटा नाम की एक लड़की से प्यार कर बैठता है और वो उसे प्यार का इजहार कर देता है बिना ये जाने कि वो किसी रोहित नामक से सगाई कर चुकी है। वो समीर और उसकी तत्कालीन प्रेम प्रिया के बीच ब्रेकअप भी करा देता है। समीर ने पाया कि उसके माता पिता ने उसके लिए संभावित विवाह साथी चुना है। वो पहले विरोध करता है लेकिन उसी क्षण वो लड़की को देखता है, वो उसे पसंद करने लगता है। दुर्भाग्य से पूजा मतलब कि सोनाली कुलकर्णी किसी के साथ रिश्ते में होती है और इसीलिए समीर को उसका सिर्फ दोस्त बनके संतुष्ट होना पड़ता है। सिद्धार्थ उससे बड़ी और तलाकशुदा तारा मतलब के फिल्म में दिखाई गई डिम्पल कापाडिया के साथ प्यार में पड़ता है। वो अपनी भावनाओं को दबाने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता है कि वो समाज में अधिकांश अन्य लोगों की तरह इस संबंध को घृणास्पद मानता है। जब उसके परिवार और दोस्तों को पता लगना शुरू होता है तो सब कुछ गलत हो जाता है। सिद्धार्थ की मां भयभीत होती है। आकाश सिद्धार्थ का मजाक उड़ाता है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारता है जिससे उनकी दोस्ती में दरार बनती है। तारा सुनती है कि सिद्धार्थ ने उसके कारण मित्रों और परिवारों के साथ झगड़ा किया है और महसूस करती है कि उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। वो उसे देखने से इनकार कर देती है। इस बीच पूजा अपने प्रेमी का साथ छोड़ देती है और समीर और पूजा अंत घूमना शुरू कर देती है। समीर उससे प्यार का इजहार करता है जब उसके माता पिता उसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक व्यवसाय के लिए काम करने के लिए भेजते हैं तो आकाश को पता चलता है कि वो शालिनी के बगल में संयोग से बैठा है। वो उसे नए शहर के आसपास घुमाने के लिए कहता है। हालांकि शालिनी की सगाई हो चुकी होती है, वो उसके साथ जाती है और धीरे धीरे उसको पसंद करने लगती है। वह ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कैसा महसूस करता है। आखिरकार वो रोहित से शादी करने के लिए भारत जाती है। आकाश उसे जाने देने की कोशिश करता है और लेकिन फिर ये महसूस करता है कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। वो भारत लौटता है और उसकी शादी की पूर्व संध्या पर उससे प्यार का इजहार करता है। शालिनी का परिवार आशीर्वाद के साथ उसे स्वीकार करता है। तारा को लीवर सिरोसिस के साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सिद्धार्थ के साथ सामने बिस्तर पर मर जाती है। सिद्धार्थ और आकाश मेल मिलाप करते हैं। 6 महीने बाद
तीनों दोस्त शालिनी और पूजा के साथ यादव को फिर से उत्तेजित करने के लिए गोवा जाते हैं। वहां सिद्धार्थ एक सुंदर लड़की से मिलता है जो भी गोवा में छुट्टी बिता रही थी। वो एक मुस्कुराहट साझा करती है जिसका अर्थ यह है कि वो सिद्धार्थ को पसंद करती है। दिल चाहता है मैं अपनी अलग हेयर स्टाइल से फेमस आमिर खान अब एक अलग लेवल पे पहुंच चुके थे। तभी उनकी आने वाली फिल्म फना कुछ विवादों में रही। दरअसल फना वर्ष 2006 में रिलीज हुई, एक रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर ड्रामा जिसका निर्देशक कुणाल कुली ने किया था। फिल्म में काजल, आमिर खान, ऋषि कपूर, तब्बू, शरत सक्सेना आदि मुख्य भूमिका में नजर आए। फिल्म में काजोल एक कश्मीरी अंधी महिला की भूमिका में निभाती नजर आई। वैसे तो फना फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी आने वाली अगली फिल्म तारे जमीन पर है ने बच्चों पर अपना एक अलग क्रेज बना दिया। आपको बता दें, ये फिल्म वर्ष 2007 में रिलीज बॉलीवुड फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। फिल्म के निर्माता निर्देशक आमिर खान है और शुरू की संकल्पना और शुरुआती विकास कार्य अमूल गुप्ते, लेखक और दीपा भाटिया के द्वारा निर्देशित है। ये संगीत सुविधा शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी द्वारा, गीत प्रसून जोशी के द्वारा, तट एडमिशन द्वारा किया गया है। तारे जमीन पर विश्व भर के सिनेमा हॉल में एक फिल्म के रूप में 21 दिसंबर 2007 को जारी किया गया था। इसकी डीवीडी के भारतीय संस्करण को मुंबई में 25 जुलाई 2008 को जारी किया गया। ये पहली बार हुआ था कि एक अंतरराष्ट्रीय स्टूडियो भारतीय फिल्म का वीडियो अधिकार खरीदे थे। ये फिल्म 8 साल के ईशान दर्शील सफारी की कहानी बताती है, जो मानसिक रूप से पीड़ित होता है जब तक उसकी रामशंकर निकुम मतलब के आमिर खान द्वारा एक के रूप में की जाती है। आपको बता दें कि आमिर खान अपने करियर की बहुत सारी फिल्में दे चुके हैं, जिनमें से बहुत सारी फिल्में हिट रही तो वहीं बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही। आमिर खान एक बहुत अच्छे एक्टर है जो अपनी 2-3 फिल्मों के चलते विवादों में रहे, लेकिन फिर भी उनकी आने वाली फिल्में बहुत सारी सुपरहिट रही। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपनी फिल्मों में सबसे बेहतरीन फिल्में पीके, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अब सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम करने के बाद आमिर खान सुपरस्टार बन चुके थे। उसी के बाद उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई, लेकिन फिर भी वो आज लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आपको बता दें, आमिर खान को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। आमिर खान एक बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान है और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने हर फिल्म के लिए अपने आप को एक अलग रूप और एक अलग किरदार पेश किया है। 2010 में ब्रह्म भूषण पुरस्कार दिए जाने के बाद जो प्रमुख, इसके अलावा उन्हें 2013 में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्ट की उपाधि भी दी जा चुकी है। आमिर खान की फिल्मों को चीन में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय की वजह से 2017 में चीन की सरकार ने उन्हें नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया से सम्मानित किया था। आपको बता दें, आमिर खान एक बेहतरीन कलाकार है। उनकी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, वो हिंदुस्तान में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उसी फिल्म ने इंडिया के बाहर, चाइना के अंदर अपनी उम्मीद से ज़्यादा कमाई की। सीक्रेट सुपरस्टार के बाद अगर उनकी फिल्मों के बारे में बात की जाए
तो गजनी उनकी जिंदगी की सबसे अजीब फिल्म रही। इसमें उनकी हेयर स्टाइल के चलते वो बहुत प्रसिद्ध हुए। गजनी फिल्म की हेयर स्टाइल लोगों को काफी पसंद आई। लोगों ने उनकी हेयर स्टाइल अपनी हेयर स्टाइल से रखना शुरू कर दिया और हर इंसान अब आमिर खान दिखना चाहता था। ना कि वो आमिर खान दिखना चाहता था, बल्कि अब वो आमिर खान बनना भी चाहता था। आमिर खान एक मिस्टर परफेक्ट के नाम से बॉलीवुड में जाने जाते हैं। अगर बॉलीवुड में बात की जाए तो 3 खान ऐसे हैं जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते, जिनमें शामिल है शाहरुख खान, सलमान खान और आखिर में है आमिर खान। ये तीनों ही बहुत मेहनती है और इन तीनों ने ही बॉलीवुड को बहुत सारी फिल्मों से नवाजा है। आमिर खान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ से पलटना और जहाँ से वापस आना उनके लिए अब मुश्किल हो चुका है। अब वो हमेशा अपने लिए कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह वो अपने आप को एक नए और किस तरह वो अपने आप को एक नए कलाकार के रूप में लोगों को दिखाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आमिर खान की ज़िंदगी के बारे में और आमिर खान की इस कहानी के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आमिर खान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह अपने आप को संवारें, उन्हीं की तरह अपने आप को निखारें और उन्हीं की तरह अपने आप को कुछ करने का हौसला अपने अंदर लाकर बताएं कि आमिर खान अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से माने जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।